प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोविड-19 की रोकथाम से जुड़े अधिकार प्राप्त समूहों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अस्पतालों और तमाम मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की। मास्क, दस्ताने और वेंटिलेटर समेत सभी जरूरी सामानों की खरीद और उपलब्धता सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। देश में कोरोना वायरस के करीब 30% मामले तबलीगी जमात से जुड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 17 राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े 1023 पॉजिटिव मामले। गृह मंत्रालय ने कहा, जमात के 22,000 सदस्यों और उनके संपर्कों को किया गया क्वारंटीन। रविवार को रात 9 बजे लाइट बंद करने के दौरान ग्रिड फेल होने की अफवाहों को लेकर ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण। कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मांग में होने वाले अंतर को संभालने के लिए किए गए हैं सभी जरूरी इंतजाम। देश भर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 2,784। अब तक 212 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। कोविड-19 से 75 लोगों की मौत। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए जारी किया एक्शन प्लान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का किया दौरा। व्यवस्थाओं पर जताया संतोष। स्वास्थ्य कर्मियों के काम की तारीफ। लोगों से की स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहयोग की अपील। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सफदरजंग अस्पताल का दौरा कर हालात का लिया जायजा। पंद्रह अप्रैल से सवारी रेलगाड़ियां चलाने से जुड़ी मीडिया की खबरों को रेलवे ने किया खारिज। कहा, 21 दिन के लॉकडाउन को छोड़कर उसके आगे का 120 दिनों की टिकट बुकिंग एक सामान्य प्रक्रिया। आगे रेलगाड़ियों को चलाने को लेकर नहीं हुआ है कोई फैसला। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 11 लाख से ज्यादा। करीब 61,000 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1,480 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की टेलीफोन पर बातचीत। महामारी से निपटने के लिए दोनों नेताओं ने भारत अमेरिकी साझेदारी का पूर्ण इस्तेमाल करने पर जताई सहमति। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 के खतरों से निपटने के लिए गठित अधिकार संपन्न समूहों की संयुक्त बैठक में विभिन्न पहलुओं एवं तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों से मास्क, दस्ताने, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने देश भर में अस्पतालों की उपलब्धता अलग थलग रखने की सुविधा के साथ बीमारी की निगरानी, जांच एवं देखरेख, प्रशिक्षण जैसे विषयों एवं तैयारियों की समीक्षा की। पीएम ने संबंधित समूहों और अधिकारियों से मास्क, दस्ताने, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, खरीद और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सरकार ने हाल ही में 11 अधिकार संपन्न समूहों का गठन किया था, जिन्हें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, लोगों की परेशानियों को कम करने के बारे में जल्द उपाय सुझाने की जिम्मेदारी दी गई है। इन 11 अधिकार संपन्न समूहों में से 9 समूहों की अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। एक की अध्यक्षता नीति आयोग के एक सदस्य तथा एक अन्य समूह की अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दलों के सदन के नेताओं से कोरोना वायरस से निपटने से जुड़े मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे बातचीत करेंगे। इस बातचीत में उस दल के नेता शामिल हो सकेंगे जिनके सांसदों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 5 से ज्यादा हो। बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न मुद्दों और देशव्यापी लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक बिजली बंद करने से बिजली ग्रिड की स्थिरता को लेकर जताई जा रही आशंका को खारिज किया है। मंत्रालय का कहना है कि ये अपील घरों में थोड़े समय के लिए रोशनी बंद करके दिए आदि की रोशनी करने के लिए है और ऐसे में बाकी कामों के लिए बिजली की खपत बनी रहेगी।
ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। बयान में कहा गया है कि देश की बिजली ग्रिड व्यवस्था मजबूत है और मांग में अंतर की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने केवल 5 अप्रैल को अपने घरों में लाइट यानी बल्ब और ट्यूबलाइट रात 9 बजे से 9:09 तक करने को कहा है। इसमें स्ट्रीट लाइट या कंप्यूटर, टीवी, पंखे, रेफ्रिजरेटर और एसी बंद करने का कोई आह्वान नहीं किया गया है। केवल लाइट बंद रहेगी। अस्पतालों, पुलिस स्टेशन, विनिर्माण इकाइयों आदि जैसे जरूरी जगहों पर लाइट पहले की तरह जलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने केवल घरों में बल्ब और ट्यूबलाइट बंद करने को कहा है। सभी स्थानीय निकायों को लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर जलने वाली लाइट जलाए रखने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संदेश में 5 अप्रैल को रात 9:09 तक बिजली बंद करने और दिया जलाकर टॉर्च या मोबाइल से रोशनी करने की अपील की थी। रेलवे ने 15 अप्रैल से ट्रेनों के संचालन के संबंध में खबरों का खंडन किया है। रेलवे के मुताबिक यात्री ट्रेनों का संचालन सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही शुरू होगा। विभाग के अनुसार 21 दिन के लॉकडाउन को छोड़कर उसके आगे का 120 दिनों का टिकट बुकिंग एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे लोग कर रहे हैं। रेलवे ने कहा कि इस टिकट बुकिंग से यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि 15 अप्रैल से ट्रेन चलाने का निर्णय ले लिया गया है। दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर 11 लाख से ज्यादा हो गए हैं। करीब 61,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1,480 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने महामारी से निपटने के लिए भारत अमेरिका साझेदारी का पूर्ण इस्तेमाल करने पर सहमति जताई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरे वैश्विक स्तर पर लड़ाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर विस्तार से बातचीत की और ये बहुत अच्छी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ये प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत अमेरिका साझेदारी की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लगातार जारी है। अमेरिका भी संक्रमण के मामले में काफी आगे है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस मुद्दे पर, इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई और क्या मायने हैं इस बातचीत के? देखिए नदीम, अभी तक जो भारत ने खास तौर पर ग्लोबली जो ये पैंडेमिक है, इस पर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिए हैं। चाहे दुनिया के तमाम देशों को एकजुट करने की बात हो, हम साथ की बात करें, जहां पर भारत ने अपने तमाम जो पड़ोसी देश हैं उनको एक साथ इस मसले पर साथ लाने की कोशिश की थी। इसके बाद भारत के प्रयासों से G20 की भी शिखर बैठक हुई, जो कि वर्चुअली हुई, ऐतिहासिक रही। इसके बाद जो दुनिया के तमाम देश के नेता हैं उनसे भी प्रधानमंत्री लगातार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से ही बात की, जर्मन चांसलर से उनकी बातचीत हुई है अभी पिछले दिनों में, और अब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बातचीत होना ये बताता है कि भारत इस पूरे पैंडेमिक को कितना ज्यादा महत्व दे रहा है। भारत दुनिया के तमाम देशों पर जहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, वहां से लर्निंग ही हमारे लिए बनती है, क्योंकि इस बीमारी का जो भी लक्ष्य है, जो भी इसका स्कोप है, जो भी स्केल है, वो आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा उन देशों से उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करना कि जहां पर ये काम बहुत ज्यादा फैल चुका और वो देश किस तरीके से इस बीमारी से निपटने के उपाय कर रहे हैं, क्या कुछ रोकथाम के उपाय कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री और ट्रंप की बातचीत हुई होगी तो निश्चित रूप से इन मुद्दों पर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई होगी कि किस प्रकार से इस बीमारी को न सिर्फ अपने अपने देशों में रोका जा सके और लोगों को सहूलियतें मुहैया कराई जा सके, बल्कि दुनिया भर के स्तर पर इस महामारी को रोकने के लिए क्या कुछ विकल्प हैं जिसे दुनिया के तमाम देशों को सोचना चाहिए और उस पर विचार करते हुए आगे आना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, आपने जिस तरह से बताया, पूरी दुनिया में एक वैश्विक महामारी के तौर पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो भारत के अनुभव हैं, जो अमेरिका के अनुभव हैं या जो अन्य देशों के अनुभव हैं, उनसे एक दूसरे देशों को सीखने की आवश्यकता है। और इसी के मद्देनजर, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि जो रणनीतिक साझेदारी है अमेरिका के साथ, उसके परिप्रेक्ष्य में इस बात को लेकर और लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए?
बिल्कुल नदीम, लगातार जो भारत और अमेरिका की बात करें, भारत और इजराइल की बात करें, भारत जर्मनी की बात करें, तो हमारे संबंध कूटनीतिक रहे हैं, रणनीतिक रहे हैं। लेकिन अभी जो ये महामारी का मसला है, ये एक ऐतिहासिक रूप से कहें तो अभी कभी भी इतिहास के किताबों में इतना बृहद स्तर पर दर्ज नहीं है जब दुनिया ने एक साथ इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। तो वो जो तमाम एक्सपर्टीज है जो हम अपने सभी मेंबर कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं रीजनल ग्रुप्स में, जैसा कि सार्क के साथ हमने देखा, तो इस बीमारी से लड़ने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत लगने वाली है। दूसरी चीज है जो मेडिकल के क्षेत्र में जो तमाम रिसर्च हो रहे हैं उनको भी एक तरीके से शेयर किया जाए। जो ट्रांसपेरेंसी है, अपने अपने देशों में कौन सा देश इस बीमारी से लड़ने के लिए किस रणनीति को अख्तियार कर रहा है और कितना सफल हो रहा है, उसको भी पारदर्शी तरीके से सभी कंट्री एक दूसरे के साथ शेयर करें। क्योंकि हमें पता है कि अभी आज की जो तारीख है उसमें हम देखें कि यूरोप के तमाम देशों में जो मोर्टेलिटी रेट है वो करीब करीब 10% के आसपास रही है। चीन में ऐसा बताया गया था कि चीन में जो मोर्टेलिटी रेट रही है वो करीब 3.5% के आसपास रही है। तो दुनिया के तमाम देशों में इस चीज को लेकर एक कहें तो एक मत नहीं बन पा रहा है कि इस बीमारी अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रही है, किस तरीके से इसके डेटा है उसको एनालाइज किया जाए। अभी वेंटिलेटर्स की बात आई है तो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म खोले गए हैं जहां पर ओपन सोर्सिंग के तहत वेंटिलेटर्स के डिजाइन को मुहैया कराया जा रहा है और दुनिया के जो दूसरे देश है वो तत्काल इसका निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं जी। तो इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। कम पैसे में कम समय में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेंटिलेटर्स और मेडिकल इक्विपमेंट कैसे बनाए जा सके, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तमाम एनजीओज हैं वो इस क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि चाहे यूएस का मामला हो चाहे भारत का मामला हो, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स अब वेंटिलेटर्स बनाने के काम को प्राथमिकता देते हुए आगे आ रहे हैं। तो दुनिया के तमाम देशों के जो लर्निंग्स हैं वो भी भारत को बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। भारत की जो लर्निंग्स है, भारत इतने 130 करोड़ की आबादी को कैसे हैंडल कर रहा है, इस बात को दुनिया की उसको जानने की जरूरत है। किस प्रकार से 21 दिन का लॉकडाउन भारत सफलतापूर्वक चलाने की कोशिश कर रहा है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। इस एक्सपीरियंस को दुनिया के तमाम देशों तक साझा करने की जरूरत है, क्योंकि इस बीमारी का कोई एक एपी सेंटर नहीं है। दुनिया भर में तमाम देश एक साथ इस बीमारी से लड़ रहे हैं और जरूरत है कि सभी देश इस बीमारी को एक वक्त पर एक समय में एक तरीके की स्ट्रेटजी के साथ लड़ें और तभी शायद इस महामारी से विजय पाई जा सकती है। प्रधानमंत्री का तमाम देशों के नेताओं के साथ लगातार बातचीत करते रहना इसी चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास है। बिल्कुल अभिषेक, तो इस महामारी के खिलाफ जंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इससे निपटा जाए, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसकी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में अभी तक इस महामारी के 2902 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 68 लोगों की मौत हुई है, 183 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक भारत में टोटल 2902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, 2902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और अगर कल में देखें तो अराउंड 601 पॉजिटिव एडिशनल केसेस पाए गए हैं। टोटल 68 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ येस्टरडे यानी कि कल रिपोर्ट हुई हैं। 183 पीपल हैव आल्सो रिकवर्ड और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। और जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं, 3000 से ज्यादा जो संक्रमित हैं उनका आंकड़ा पार कर चुका है नए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, और 75 लोगों की अभी तक मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के 9% मरीज 0 से 20 साल की उम्र के हैं, 42% मरीज 21 से 40 वर्ष की आयु के हैं, 33% मामले 41 से 60 वर्ष की आयु के हैं और 17% मरीज 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के हैं। 9% cases are between 0 to 20 years of age, 42% cases are between 21 to 40 years age, 33% cases are between 41 to 60 years of age, and 17% cases are above 60 years. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 17 राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े 1023 कोरोना मरीज सामने आए हैं। लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के अब तक सामने आए 30% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि तबलीगी जमात के 22,000 सदस्यों और उनके संपर्कों का पता चला है, उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है।
तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस हमें 17 स्टेट से मिले हैं। उसमें 1023 पॉजिटिव केसेस जो कि इससे लिंक पाए गए हैं एपिडेमियोलॉजिकली। अब तक हमारे देश में जो टोटल केस आए हैं उसमें से करीब 30% केस 30% केसेस आर लिंक टू वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी कुड नॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट एंड मैनेज इट। एक मैसिव एफर्ट के थ्रू लगभग 22,000 वर्कर्स और उनके कॉन्टैक्ट्स को आज की डेट में क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना वायरस के देश भर में कुल मामले 3072 पहुंच चुके हैं। इसमें 2784 फिलहाल एक्टिव मामले हैं। उपचार के बाद 212 लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना से अब तक 75 लोगों की मौत हो गई है। गंगाराम अस्पताल में संक्रमित लोगों के संपर्क में आने के बाद डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के 108 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल प्रशासन और सैनिटेशन कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोगियों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए ये लोग बिना थके लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के खिलाफ अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी अमानवीय व्यवहार के खिलाफ कड़े नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने साथ ही कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस अस्पताल में 1500 बेड की व्यवस्था भी की गई है। लोकनायक अस्पताल में लगभग 2000 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1500 बेड्स तो लोकनायक अस्पताल में और 500 बेड्स जीबी पंत हॉस्पिटल में। इस समय मैंने देखा कि यहाँ करीब 290 कोविड के पॉजिटिव या सस्पेक्टेड ऐसे कुल मिला के मरीज एडमिट हैं, जिसमें से 5 मरीज आईसीयू में हैं। वो थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, वेंटिलेटर इत्यादि पर नहीं है। मैं होम मिनिस्ट्री को निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कल निर्णय लिया है कि एनएसए के कानून के अंतर्गत ऐसे लोग जो हमारे डॉक्टर्स को या हमारे हेल्थ सिस्टम के साथियों को जो कि कोरोना वायरस वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, अगर कोई भी टारगेट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोरोना से लड़ने के लिए उपकरणों की कोई कमी नहीं है। हम सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। इन सब के बावजूद सरकार कोरोना से लड़ने के लिए और उपकरण भी मंगवा रही है। किसी भी प्रकार की शॉर्टेज पूरे देश में नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं हर रोज़ देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करता हूं। मेरे डैशबोर्ड पर हर जो चीज़ की आवश्यकता है उसकी किस स्टेट में कितनी उपलब्धता है वो सब उपलब्ध है। और इसके साथ साथ आने वाले समय में भी बड़ी मात्रा में जो पीपीईज हैं और N95 मास्क हैं, इसके साथ साथ और वेंटिलेटर्स हैं, इन सबको बड़ी मात्रा में प्रोक्योर करने के लिए जो व्यवस्था है बहुत एडवांस्ड स्टेज में है। कमी ना होने के बावजूद भी अगले सप्ताह में और बड़ी संख्या के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये स्टेट्स में पहुंचेंगी। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है कि ब्रेक का। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक फेना। तो पहले तो ये चीज है कि पैनिक नहीं करना है। दूसरा ये समझने की जरूरत है कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो खांसने से 1-1.5 मीटर से ज्यादा नहीं फैल सकता, और जो कोई खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सरफेसेस में भी इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, या अगर वो खांसता है और अपने मुंह उसका हाथ जो है उसके अंदर खांसता है और हाथ पे खांसी के ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं, तो किसी दरवाजे को या किसी चीज को छूने से भी वायरस वहां कुछ घंटे रह सकता है। और कोई और उस चीज को टच करेगा और उसके बाद अपना चेहरे को टच करेगा तो वायरस उनको भी आ सकता है। लेकिन अदरवाइज ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ऐसे नहीं फैलता।
अगर किसी को जुकाम, नज़ला, खांसी नहीं है तो किसी को छूने से, किसी के को क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और इसीलिए हमको ये सब समझना चाहिए कि हमें सबको इस पैंडेमिक के साथ इकट्ठे मिल के लड़ना है, पैनिक नहीं करना है, कोऑपरेट करना है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ। खुद जो सोशल डिस्टेंसिंग हम कह रहे हैं, अगर आपको तकलीफ है तो होम क्वारंटाइन करना है। ये अगर हम सब चीजें करेंगे तो जो चेन ऑफ स्प्रेड है वायरस का, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल के एकदम पैंडेमिक हो रहा है, उसको हम तोड़ पाएंगे और इस तरह से वायरस के केसेस हमारे कंट्री में कम हो जाएंगे। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदु भूषण से कोरोना की रोकथाम के लिए देश भर में की गई तैयारियों पर खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता नितेन सिंह ने। कोविड-19 के मरीजों का अब इलाज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत टेस्ट भी होगा फ्री और इलाज भी होगा फ्री। हमारे साथ है आयुष्मान भारत के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण। सर, क्या ये प्रोविजन किया जा रहा है कि इनको क्या फ्री में टेस्ट भी होगा और ट्रीटमेंट भी होगा? देखिए, जो इस समय कोविड के मरीज हैं उनका टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों में हो रहा है और वो फ्री है। अभी हाल में आईसीएमआर ने प्राइवेट लैब्स को खोला है, तो ये जो आज निर्णय लिया गया है उसका उद्देश्य ये है कि जो टेस्टिंग है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। जहाँ पब्लिक सेक्टर है उसको बढ़ाएं और प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाएं। टेस्टिंग की वजह से जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान नहीं होगा, वो उसको गरीबी में और उसको गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाएंगे। दूसरा, ट्रीटमेंट में भी अब तक सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश यदि हमको सर्ज लगता है कि कई सारे केसेस आते हैं तो उस समय जो हमारा सरकारी ढांचा है वो पूरा नहीं पड़ सकता है। उसके लिए स्टेट्स में वो प्राइवेट अस्पतालों को देख रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन प्राइवेट अस्पतालों में भी पीएमजे के पेशेंट जा सकते हैं और उनको ट्रीटमेंट मिल सकता है और वो फ्री रहेगा और पीएमजे में कवर्ड रहेगा। इन सब में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और आईसीएमआर है, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है, वो पूरी की पूरी फॉलो की जाएंगी। तो आप अगर लाभार्थी हैं पीएमजे के तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में टेस्ट करा सकते हैं कोविड-19 के और इसका इलाज भी करा सकते हैं निजी अस्पतालों में, निजी लैब में। कैमरामैन संदीप के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान तमाम लोगों को मदद पहुंचाने के लिए यूपी में 112 की सेवा कारगर साबित हो रही है। लोगों को खाद्य सामग्री से लेकर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में समाधान देने के लिए 112 सेवा 24 घंटे तत्पर रहती है। प्रदेश भर से लोग किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का प्रयोग करते हैं तो उन्हें तत्काल मदद पहुंचाई जाती है। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से कहा है कि अपनी जरूरत के लिए 112 सेवा की मदद ले सकते हैं, बस जरूरत है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार कम्युनिटी किचन बना दिए गए हैं, राशन की दुकानें खुल गई हैं, वहाँ पे अनाज राशन पहुँच चुका है। तो लगभग सारा काम इस तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर भी
कुछ लोग ऐसे बच जाते हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं या महिलाएं हैं जिनके पति बाहर कहीं काम कर रहे थे, वो वहीं पे हैं। ऐसे लोग अभी भी हमको 112 पे कॉल करते हैं और हम हर संभव उनकी मदद करते हैं। हमने वर्क फ्रॉम होम भी शुरू किया, जिसमें कि लड़कियों के कॉल टेकर्स के घर पे कंप्यूटर लगाया गया है और वो घर से ही अपना काम कर पा रही हैं। बड़ी संख्या में 100 से अधिक लड़कियां इस तरीके से काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लखनऊ के तेलीबाग चौराहे पर पुलिस की तरफ से चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सड़कों पर वाहनों चालकों से पूछताछ की जा रही है और जरूरी अनुमति होने पर ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन का पालन करने के लिए यहाँ राजधानी लखनऊ में भी ढेर सारे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हम हैं इस समय तेलीबाग चौराहे पे। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मुख्य चौराहा है यहाँ का। यहाँ से इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है और यहाँ पे आने जाने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन पूरी तरीके से पुलिस ने यहाँ पर नाकेबंदी कर दी है। यहाँ पर पोस्ट बना दिए गए हैं चारों तरफ और आने जाने वालों को लगातार जो आ रहे हैं उनके पासे चेक किए जा रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई आवश्यक सेवा हेतु अगर कोई जा रहा है या कोई विशेष कारण है, एम्बुलेंस है या जो लोग ड्यूटी पे तैनात है आवश्यक सेवा वाले, उनको चेक कर कर आने जाने दिया जा रहा है। बाकी लोगों को यहाँ से वापसी की जा रही है और खास तौर से लखनऊ की पुलिस ने इस बात को भी किया है कि ढेर सारे लोग जो बेवजह निकलते हैं उनकी गाड़ी का चालान कर दिया जाए। ऐसे नियम निकाले गए हैं और खास तौर से मोटरसाइकिलों पे 1 लोग और कार में मात्र 2 लोग ही निकलें, संभव हो सके तो सारे प्रबंध किए जा रहे हैं इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। ये लड़ाई हमारी आपकी तो है ही है, हम आपको मिलकर ही इसे जीतना है। लॉकडाउन का पालन हम सभी लोगों को करना है, तभी कोरोना वायरस पे हमारी विजय होगी। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज लखनऊ। पीएम मोदी ने पहले कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली और थाली बजाकर सम्मान व्यक्त करने को कहा और अब उन्होंने रविवार को 9 बजे 9 मिनट तक दिया या मोमबत्ती जलाने को कहा है। पीएम के इस विचार की हर तरफ सराहना हो रही है। Namaste everyone. I'm Dr. Sophia Rangwala. I'm from a Shia Bohri Muslim background. I'm a very scientific person. I'm an allopathy doctor. When Modi ji asked us on 22nd March to clap our hands and come out in gratitude as a nation, the whole intention of that was to bring a collective vibration of gratitude, which is an extremely, extremely positive vibration. Now, why 5th April Modi ji is asking us to come out and light the diya exactly for 9 minutes and at 9 p.m.? There's a spiritual reason behind this. Light dispels darkness, right? We do that on Diwali. And in our prayers also, we do that. We always ask God that dispel the darkness from my heart, from my being, and bring me, illuminate my mind, illuminate my soul, illuminate my being, So this is a gesture. Also, this gesture is also about unity, that together we are united. And when we light this diya, this is going to dispel the darkness which is casted upon us by this virus. भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं के संगठन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन और मदद करने के लिए आगे आए हैं। करुणा नामक संस्था सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों की मदद कर रही है। इस संगठन में 14 केंद्रीय सेवा संघ जुड़े हुए हैं। सिविल सेवा एसोसिएशन द्वारा प्राकृतिक आपदा के वक्त काम आने वाला एक स्थायी तकनीकी मंच है, जो कि क्षेत्र के अधिकारियों को सही वक्त पर प्राकृतिक आपदा की वास्तविक जानकारी देता है। सिविल सेवा संघों और सदस्यों की पहली ऑनलाइन बैठक 3 अप्रैल को LBS-NAA के निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में IAS, IPS, IFS, राजस्व, सीमा शुल्क, डाक, रेलवे और भारतीय सूचना सेवा जैसे विभिन्न सेवा संघों के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर चोपड़ा ने कहा कि संगठन ने पहले ही सरकारी और क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के संचालन के लिए 10 दिवसीय कार्य योजना बनाई है। करुणा 15 अप्रैल को अपना पहली रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा। करुणा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कार्यबलों और mygov.in के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा करने के अलावा वास्तविक समय के आधार पर प्रशंसनीय सरकारी पहलों का समर्थन और उन्हें पूरा करने का कार्य करेगा। दरअसल करुणा सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर का संक्षिप्त रूप है
और इसमें सिविल सेवा के अधिकारियों, उद्योगपतियों, एनजीओ पेशेवरों और आईटी पेशेवरों सहित अन्य लोग अपना समय और योग्यता के अनुसार योगदान देने के साथ आगे आए हैं। कैबिनेट सचिव और केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारी संस्थान के अध्यक्ष राजीव गाबा के मार्गदर्शन में केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारी संस्थान ने कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री केयर रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए दिए हैं। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बच्चों के संदेशों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hi friends, stay at home, stay safe and wash your hands regularly. मैं बताती हूँ आपको कैसे हाथ धोना है। ऐसे 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 ऐसे। नमस्कार, हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए सुबह शाम योगा करनी चाहिए। योगा से हमें कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए शक्तियाँ मिलती हैं। हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बाहर कोरोना वायरस है। घर में ही रहना, बाहर मत निकलना, वरना अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना वायरस हो जाएगा। My slogan is take some rest. This is our test. Stay in your nest. The world requests. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है।